नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौरभ रांगणाले इन्फिनिटी अकॅडमीमध्ये तुमचे सहर्ष स्वागत करतो। आज हम यहाँ पे बृहन्नम मुंबई महानगर पालिका में जिन संभावित पदों को लेकर के बात की गई थी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में, उसमें सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है, कौन कौन से इसमें एक्सक्लूडेड है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम जानकारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो फॉर द सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फॉर बीएमसी एग्जामिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशंस की हम बात करें तो। देखिए यहाँ पे क्या है, बीएमसी में स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, टॉर्जन थ्योरी, बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, थ्योरी ऑफ बकलिंग ऑफ कॉलम्स, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने कंसीडर किए हुए हैं। अब देखिए, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, इनके बीच रिलेशनशिप्स होती हैं, पॉइजन रेशियो है, ये चारों जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनके बीच एक रिलेशनशिप है, इनके बीच में हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पूछे जाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमें रिलेशनशिप पता है, रेजिलेंट है, मैलेबिलिटी है, ऐसी काफ़ी सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, डक्टिलिटी है, इन सब को लेकर के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है और एक है सब इंजीनियर के लिए पेपर। तो सब इंजीनियर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, जो थोड़ा एमपीएससी मेंस के लेवल को टच कर रहे होते हैं, जबकि जूनियर इंजीनियर के जो पेपर होते हैं उसमें स्टैटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। स्टैटिक चीज़ें आपको सब इंजीनियर में भी मिलेंगी, बट कंपेरेटिवली कुछ एनालिटिकल और न्यूमेरिकल्स वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन वगैरह से जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हॉगिंग, सैगिंग, डायरेक्शंस, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें लगा करके जो भी हम बीम वगैरह सॉल्व करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद क्या है, शेयर फोर्सेस, टॉर्जन थ्योरी। शेयर फोर्सेस आप सभी को पता है क्या होता है ना। टॉर्जन की हमारे पास इक्वेशन होती है, बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन है, इनसे रिलेटेड चीजें फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो गई, टॉर्शनल रिजिडिटी हो गई, शाफ्ट में किस तरीके से हम टॉर्जन अप्लाई करते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या वेरिएशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या वेरिएशन है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आपको पता है सिंपल से फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है कभी उस पे, सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लग रहा है, और कैंटिलीवर बीम हो सकती है, फिक्स्ड बीम हो सकती है, ऐसे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो हमारे पास है थ्योरी ऑफ बकलिंग ऑफ कॉलम्स, इसमें हमारे पास जनरली यूलर्स थ्योरी होती है, रैनकाइन थ्योरी होती है, एंड कंडीशंस यहाँ पे, इनको लेकर के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ओवरव्यू हो जाता है। जब हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा और डेप्थ में एमसीक्यूज वगैरह इनको लेकर के डिस्कस कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मैकेनिक्स है, फोर्सेस सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए यहां पे क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस वगैरह लेमीज थ्योरम की हेल्प से जो हम सॉल्व करते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहां पे इस तरीके से एक वेज दे दिया, यहां पे कोई एक मास रखा हुआ है, इस तरीके से पुली लगी हुई है, यहां से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कितना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यूज फाइंड करना, ये सारी चीजें यहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है पूछी जाती है। तो ये भी काफी आसान ही होगा, है ना। स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें इसमें लेकर के पूछे जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी ईच एंड एवरी एग्जामिनेशंस का पार्ट है। तो यहां पे देखिए एनालिसिस ऑफ बीम है, फ्रेम्स एंड ट्रेसेस है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अब देखिए यहां पे ये चीज हमें याद रखनी है कि जितना हमें सिलेबस में गिवन है उतनी ही स्टडी करनी है। सिलेबस में जो भी चीजें गिवन है उससे एक्स्ट्रा, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बहुत वास्ट सिलेबस है। स्टिफनेस मेथड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होती है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, ये सारे जो पार्ट हैं ये सिलेबस में हमें नहीं गिवन है। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव टू गो विद दोज टॉपिक्स, है ना। तो हमें यहाँ पे ये जो टॉपिक्स गिवन है इन्हीं को लेकर के डिस्कस करना
करना है, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन पे हमें जोर देना है। एनालिसिस ऑफ बीम, बीम का एनालिसिस आपको पता है किसी भी तरीके से, जैसे हमारे पास ये फिक्स बीम होती है, फिक्स बीम के ऊपर कभी पॉइंट लोड लग रहा है, कभी यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, इन्हें लेकर के फिक्स्ड एंड मोमेंट की कैलकुलेशंस होती है ना। तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की वैल्यू याद रखिए। इनमें लेकर के कभी कभार क्या हो सकता है कि वैल्यू हमें गिवन है फिक्स्ड एंड मोमेंट की, सेंटर पे हमें पूछा जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। तो फ्रेम क्या है हमारे पास, फ्रेम है, कभी इसके दोनों एंड यहाँ पे फिक्स है, हिंज्ड है, रोलर है ना। स्टैटिक डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, इनको लेकर के क्वेश्चंस जो है आने की संभावना ज्यादा बनती है। इसके बाद है हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रेसेस, है ना। ट्रेसेस में जीरो फोर्स मेंबर की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारे पास, है ना। कॉन्करेंट हो गया, एक्सियल फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं, मेंबर फोर्सेस की कैलकुलेशंस हैं, इनको लेकर के चीजें आ सकती हैं। बट जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे कि आपको इस तरीके से काफी लंबा ट्रस दे दिया, सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे ट्रस होगा कि यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे कोई रोलर सपोर्ट है, इधर ये हिंज सपोर्ट है, फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, इस तरीके की रिएक्शंस की कैलकुलेशन, फोर्सेस की कैलकुलेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें इसमें आने की संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। ये यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही गौर करने वाला है कि यहाँ हमें कहा गया है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी है और लिमिट स्टेट मेथड भी है। मतलब हमें जो हमारा मॉडर्न कोड है IS 456 उसे भी कंसीडर करना है, और जो हमारे पुराना कोड है 1984 का जो है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के प्रोविजंस भी हमें देखने हैं और लिमिट स्टेट के भी प्रोविजन देखने हैं। तो यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि डिजाइन ऑफ स्लैब में बीम, कॉलम, फुटिंग, रिटेनिंग वॉल, टैंक, बिल्डिंग फ्रेम्स, स्टेयरकेसेस, इन सभी के केसेस में हमें दोनों मेथड से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो पता होने चाहिए, है ना। हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ हमने LSM से रिलेटेड चीजें ही यहां पे डिस्कस कर ली। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यूज होती हैं दोनों मेथड्स में अलग अलग यूज की जाती हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों मेथड्स को लेकर के चीजें याद करनी है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट दोनों यहां पे साफ और साफ मेंशन किया गया है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। बीम में क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली बीम में जैसे क्वेश्चंस है मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट को लेकर क्वेश्चन है। स्लैब के केस में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, मेन स्टील, इन सब को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें दोनों WSM और LSM के रिस्पेक्ट में देखनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा स्टील स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ मेंशन यहां नहीं किया गया है कि LSM को लेकर के बात है या WSM को लेकर के बात है। टू बी ऑन द सेफर साइड, यदि हम दोनों चीजों को स्टडी करें इट विल बी बेटर, बट वी कैन फोकस मोर ऑन द LSM, है ना। LSM पे हम ज्यादा फोकस करके चल सकते हैं, बट यदि कुछ मेंशन नहीं है इट इज बेटर कि हम WSM और LSM दोनों को स्टडी करके जाएं। अब देखो डिजाइन ऑफ बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। अब यहां पे एक बात यह है कि रिवेटेड कनेक्शन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब यह है कि रिवेटेड कनेक्शन जो है वो WSM में कंसीडर किए जाते थे। अब ये चीज थोड़ा सा इंडिकेट करती है कि WSM पे फोकस नहीं है, बट वी कैन नॉट से इट 100%, है ना। तो बोल्टेड और वेल्डेड कनेक्शन तो बहुत अच्छे से हमें स्टडी करनी है। रिवेटेड कनेक्शन को लेकर के कुछ प्रोविजंस हैं, हार्डली 20-30 प्रोविजंस हैं, ये हम यदि कर लें तो बोल्टेड कनेक्शन भी उसमें हमारा कवर हो जाता है, नॉट अ बिग डील, ओके। कॉलम, फुटिंग, ट्रेसेस, स्टील बीम, प्लेट गर्डर। कॉलम के केस में क्या है, कॉलम के केस में हमें पता होता है कि कॉलम की हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ LSM डिजाइन करते हैं, है ना। WSM से भी डिजाइन होती हैं। तो उनमें जो प्रोविजंस होते हैं कि कॉलम को लेकर के जैसे हम क्लास उसकी डिसाइड करते हैं, Z सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू उसके केस में डिसाइड करते हैं, उनसे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे लिए बन सकते हैं। ट्रेसेस है ना। ट्रेस का टॉपिक थियरी ऑफ स्ट्रक्चर में फोर्सेस वगैरह की कैलकुलेशन को लेकर के हमें यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टील बीम्स, है ना। बीम में भी सिंपल जैसे हमें प्रोविजंस हैं, स्पैन बाय 325 कब होता है, स्पैन बाय 250 कब होता है, स्पैन बाय 350 कब होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। लोड्स किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर में जो कंडीशंस होती हैं कि जब अर्थक्वेक फोर्सेस लग रहे हो, कभी विंड लोड लग रहा हो, डेड लोड लग रहा हो, ऐसी काफी सारे चीजों के हिसाब से वेरिएशंस है ना। तो वहां पे क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू वेरी करती है। ये प्रोविजंस हमें याद होनी चाहिए। साथ ही साथ
जो भी हमारा टेंशन और कंप्रेशन मेंबर में स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट है और एसएससी जेईई एग्जामिनेशंस में तो बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसके आने की पॉसिबिलिटी इसमें भी बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज एसएससी जेईई इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केस ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। तो इसके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, है ना। देखिए सीपीएम जो है ये काफी हायर लेवल ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जब हम जेईई एग्जामिनेशन या सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे जनरली नेटवर्क एनालिसिस है ना, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हम काफी सारे यूज करते हैं, क्लम शेल हो गया, इसके बाद स्क्रैपर हो गए, स्क्रॉलर्स हो गए, ऐसे जो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं उनको लेकर के सर्टेन प्रोविजंस हैं वो हमें याद रखने हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेकर के ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। क्वालिटी कंट्रोल में काफ़ी सारी मेथड्स हम डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए जैसे 5S मेथड जो है यूज़ की जाती है, 6 सिग्मा वगैरह मेथड यूज़ की जाती हैं, इन्हें लेकर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, है ना, किस तरीके से एक साइट वर्क में मटेरियल्स का मैनेजमेंट करते हैं हम ताकि हमारा काम ना रुके और चीजें चलती रहें, तो उनको लेकर के जो मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड सर्टेन प्रोविजन एट वेरी शैलो डेप्थ, इट इज इंपॉर्टेंट। सेफ्टी इंजीनियरिंग, है ना, सेफ्टी के प्रोविजंस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सर्टेन साइट्स में, है ना। जैसे कि एक सिंपल सी बात होती है कि साइट में क्या है, हेलमेट वगैरह लगाते हैं, है ना, यदि आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो ग्लासेस होने चाहिए, है ना। तो इनको लेकर के कुछ चीज़ें होती हैं, सर्टेन प्रोविजंस हैं, वो चीज़ें उसमें हमें पता होनी चाहिए। अब क्या है, साइट का लेआउट, है ना, लेआउट वगैरह किस तरीके से साइट में प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए क्या है कि एंगल हमें कॉर्नर्स वगैरह में किस तरीके से एंगल हम पुट करते हैं, कैसे हम 90 डिग्री एंगल वहाँ पे फॉर्म करते हैं, किस तरीके से 45 डिग्री एंगल हम वहाँ पे साइट के लेआउट में प्लान करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सर्वेइंग के केस में हमारे पास जो यहाँ पे सिलेबस गिवन है इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक एक पॉइंट को नोट कर रखा है, मतलब ये है कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेज पता ही है आपको, है ना, जियोडेटिक सर्वेइंग होती है, प्लेन टेबल सर्वेइंग होती है, ये सब हो गया। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, चेन यूज़ करते हैं और इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट की मेथड्स वगैरह है हमारे पास, ये हमें इसमें केस में देखना होगा। ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे हमारे पास काफ़ी सारी डिवाइसेस, जैसे टोटल स्टेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, उससे रिलेटेड प्रोविजंस। वर्टिकल मेजरमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी होता है क्या उससे, है ना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से कौन कौन से मेजरमेंट हम किए जाते हैं, ग्लासेस की पोजीशंस किस तरीके से फिक्स होती है प्रिज्मेटिक कंपास के केस में, वो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस। लोकल अट्रैक्शन आप सभी को पता है क्या है, लोकल अट्रैक्शन से यदि कोई भी स्टेशन अफेक्टेड है तो उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, 180 होता है, 180 से ग्रेटर होता है, लेस होता है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इनके मेजरमेंट में लोकल अट्रैक्शन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वगैरह और ये सब जो चीजें हैं सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग हम कब करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग कब करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग को लेकर के कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती हैं, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, ये सब चीजें इसमें हमें देखनी है। 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, ये सारा इसका पार्ट हो जाता है। लेवलिंग आप सभी को पता है ना, लेवलिंग के केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारी मेथड्स हम यूज करते हैं लेवलिंग के लिए, है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड्स हैं, ये सब चीजें हमें देखनी होगी। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास काफी सारे फॉर्मूले वगैरह गिवन है ना, ट्रेपेजॉइडल है, सिम्पसन रूल है, ये सब जो हमें पता होने चाहिए। 1/3, 2/3, ये जितने भी रूल्स वगैरह हैं इनसे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, है ना, ये इसमें कवर होगा। इसके बाद है कंटूर्स। अब कंटूर को लेकर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कभी कंटूर क्या हो रहा है, कभी कंटूर ये हो सकता है कि इनसाइड उसकी वैल्यू ज़्यादा है, आउटसाइड वैल्यू ज़्यादा है,
क्लिफ है, ओवर हैंगिंग क्लिफ की जब हम बात करते हैं उसका कंटूर प्रोफाइल क्या होती है, ये चीजें हो गई। थियोडोलाइट है ना, थियोडोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें क्या है, एंगल मेजरमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट भी मेजर करते हैं क्या इससे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी मेजर करते हैं क्या, ये चीजें अगेन इसमें रिपीट होंगी। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग में किस तरीके से हम ट्रेवर्स करते हैं, ओपन ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स, एरर वगैरह का मेजरमेंट जो होता है, ये चीजें आ जा रही हैं इसमें। ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग मतलब सिंपल सा ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड अप्लाई करके जो हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हाइट ऑफ आपको टावर फाइंड करनी है, हाइट ऑफ हिल फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, इस तरीके से जो मेथड्स यूज करते थे हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में, उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। टेक्योमेट्री, ये भी हमारा एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजरमेंट के लिए, है ना, तो उसको लेकर के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। कर्व है हमारे पास, कंपाउंड कर्व होते हैं, रिवर्स कर्व होते हैं, है ना, तो इन कर्व्स को लेकर के क्वेश्चंस, इनके बीच एंगल का वेरिएशन, कौन सा कर्व कहाँ प्रोवाइड करना है, हाईवे में किस तरीके का कर्व प्रोवाइड किया जाता है, रेलवे में किस तरीके का कर्व प्रोवाइड किया जाता है, ये सब चीजें। फोटोग्रामेट्री आपको पता है ना, फोटोग्रामेट्री क्या है कि जैसे हम विद द हेल्प ऑफ कैमरा, है ना, विद द हेल्प ऑफ कैमरा या कोई हमारे पास ड्रोन है जिसकी हेल्प से हम एक बहुत बड़े एरिया का लैंडस्केप जो है कवर करना चाहते हैं, वहां पे किसी तरीके से किसी हिल का एलिवेशन, माउंटेन का एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं, ट्री का एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं, ये चीजें इसमें हमें पूछी जाएंगी। जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे आपको पता है जो कि हम बड़े एरिया के लिए करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग, उससे रिलेटेड मेथड्स वगैरह। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का सिंपल सा मतलब है जो कि वाटर बॉडी को लेकर के होता है ना, वाटर बॉडी यदि हमारे किसी भी कैलकुलेशन में, डिस्टेंस मेजरमेंट में यूज हो जाती है, तब हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक और टॉपिक है यहाँ पे। इसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, है ना। जेईई एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी जेईई ने भी काफी ज्यादा इसको लेकर के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। एसएससी जेईई के क्वेश्चंस ही यदि हम इसमें कर लें सारे, तो हमारा बहुत बड़ा चंक इसमें कवर हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे बीएमसी में सिलेबस में इन्होंने काफी लिमिटेड चीजें दे रखी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, और बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी हमें गिवन है वो इसमें हम स्टडी करें तो इट इज बेटर। जैसे स्पेसिफिकेशंस है, एस्टिमेटिंग है, कॉस्टिंग, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट एनालिसिस, वैल्यूएशन, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं। इसके बाद क्या है कि कोर्टयार्ड का एरिया कब इंक्लूड होता है, कब एक्सक्लूड होता है, प्लिंथ एरिया, डिटेल एस्टिमेट, ये सारी जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में, है ना। इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जब हम जॉब करते हैं किसी भी तरीके से, तब भी ये प्रैक्टिकली हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए इसमें तो इन्होंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेसेस इन सॉइल, शेयर रेजिस्टेंस, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, अर्थ प्रेशर, एक्टिव, पैसिव, एट रेस्ट, कंसोलिडेशंस आपको पता है ना, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के लिए एनालिसिस है। बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, किसी भी तरीके से स्क्वायर फुटिंग रेस्ट कर रही है, कभी हो सकता है कि रेक्टेंगुलर फुटिंग रेस्ट कर रही है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी का क्या वेरिएशन है। सेटलमेंट, है ना, सेटलमेंट जब कभी हमें डेल्टा एच वगैरह की वैल्यू जो है फाइंड करनी होती है, कितना सेटल हो रहा है कोई भी फाउंडेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये चीजें हो जाती हैं। शैलो एंड डीप फाउंडेशन, है ना, तेजागीज फॉर्मूला है पाइल के लिए, जैसे हम बियरिंग कैपेसिटी वगैरह उसकी फाइंड करते हैं, अल्टीमेट लोड, ग्रुप लोड, ये सब। तो इसमें क्या है, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, स्टैटिक लोड टेस्ट, रूटीन टेस्ट, है ना, तो इनसे रिलेटेड प्रोविजंस, है ना, न्यूमेरिकल बेस नहीं, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस क्या यूज किए जाते हैं वो हमें इसमें शैलो एंड डीप फाउंडेशन में देखना होगा। कॉफर डैम, है ना, कॉफर डैम इट इज अ काइंड ऑफ डैम भी इसे कह सकते हैं, है ना, तो उसमें हम कितनी डेप्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं पियर वगैरह के केस में, ये चीजें देखनी है। ग्राउंड वाटर कंट्रोल, ग्राउंड वाटर कंट्रोल मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास यदि कभी किसी तरीके से वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में सीप होकर के या हमारे फाउंडेशन में सीपेज में किसी तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा होता है, उसके केस में ये चीजें हमें देखनी है, क्या प्रोविजंस हैं इनसे रिलेटेड। Then there is one of the most important topic subject
दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग, है ना। हाईवे इंजीनियरिंग में प्लानिंग ऑफ हाईवे सिस्टम, हाईवे को लेकर के इंडिया में जो प्लानिंग हुई थी, नागपुर रोड प्लान है, बॉम्बे प्लान है, इसके बाद लखनऊ प्लान है, जिसमें से नागपुर रोड प्लान काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें हैं। अलाइनमेंट एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपको पता है रोड के लिए कर्व, सुपर एलिवेशन कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, है ना। हॉरिजॉन्टल कर्व कब प्रोवाइड किए जाते हैं, किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ग्रेड कंपनसेशन से रिलेटेड इसमें जो चीज हो जाती है ना। ट्रैक रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस, ये सब चीजें हमारे लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व ज्योमेट्रिक डिजाइन के केस में इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज मटेरियल, डिफरेंट सरफेसेस एंड मेंटेनेंस, है ना। अब देखिए हाईवे आपको पता है कि रोड्स जनरली काफी तरीकों से कंस्ट्रक्शन होता है, रिजिड पेमेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेमी रिजिड होता है, बट यहाँ पे मेनली हमारा फोकस जो है वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट पे है, इनके मेंटेनेंस के ऊपर है। क्योंकि इन दोनों रोड्स की क्या होती है, लाइफ अलग अलग होती है ना। किसी में कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, कहीं पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है इनिशियली, बट किसी की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, किसी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है ना। तो ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो मेथड ऑफ डिजाइन होती हैं, सीबीआर मेथड है, टेस्टिंग की, सॉइल के सबग्रेड की, बेस कोर्स की, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जनरली हमें फाइंड करना है टाइम हेडवे फाइंड करना है, स्पेस हेडवे फाइंड करना है, इसके बाद सिग्नल टाइमिंग वगैरह, इनके लिए कौन कौन सी मेथड्स हम यूज करते हैं, ये चीजें इसमें एक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है हमारा दैट इज ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग जो कि MES का भी पार्ट है और इसमें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब इंजीनियर एज वेल एज जूनियर इंजीनियर। इसमें हमारे पास साइट सिलेक्शन, है ना। ब्रिज के लिए किस तरीके की साइट हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिज का या अलॉन्ग होता है, आपको पता होगा। ये टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, काफी तरीकों से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है ना। आर्च ब्रिजेस होते हैं हमारे पास, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज की क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है, क्योंकि उस हिसाब से हम उस टाइप का ब्रिज वहां पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। स्पैन है, एफ्लेक्स है, स्कोर डेप्थ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इनको लेकर के कुछ फॉर्मूले हैं, कोडल प्रोविजंस हैं। कोडल प्रोविजंस ब्रिज इंजीनियरिंग के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये हमें याद रखनी है। लोड्स एंड फोर्सेस, अब देखिए ब्रिज में क्या है, ब्रिज में एक तरीके से उसके फाउंडेशन में अर्थक्वेक लोड्स भी अप्लाई हो रहा होगा, है ना। विंड फोर्सेस भी लग रहे होंगे ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में। इसके बाद जो हमारा ब्रिज का पियर है ना, उसमें क्या है, वाटर के भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से फोर्सेस की कैलकुलेशंस वगैरह, और वाटर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, फ्लो में है क्योंकि वाटर यहाँ पे, है ना, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो उनको लेकर के जो भी कैलकुलेशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, वो इसका एक पार्ट बन जाता है। इरेक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग, ये भी इसका एक टॉपिक है ब्रिज इंजीनियरिंग का। अब देखिए इसमें हमने संभावित पदों को लेकर के एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, उसके लिंक जो है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगी, तो इसे भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पे, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग मतलब हमने वाटर को क्या करना है, वाटर को हमें हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज के लिए हमें सर्टेन एरियाज में पहुंचाना है, ठीक। तो वहां पे कौन कौन से सोर्सेस से हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिजाइन ऑफ इंटेक्स, है ना, इंटेक जो हमारे पास है उनकी डिजाइन किस तरीके से होती है, ठीक। इसके बाद है डिमांड कैलकुलेट करना, है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे डिमांड की फोरकास्ट होती है। अर्थमेटिक मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है, और ग्राफिकल मेथड है, लॉजिस्टिक मेथड है, ऐसी काफ़ी सारी मेथड हैं। तो उनसे रिलेटेड प्रोविजंस, रेट के लिए क्या फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, है ना, कब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वाटर क्वालिटी
स्टैंडर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जहाँ पे वाटर की क्वालिटी, उसकी टर्बिडिटी हो गई, है ना, हार्डनेस हो गई, अल्कलिनिटी हो गई, ये इन सारे पैरामीटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, किसी इंडस्ट्री में यूज़ के लिए पीएच क्या होना चाहिए, सब अलग अलग होता है। वाटर की डिमांड अलग अलग होती है, हॉस्टल्स के लिए अलग है, होटल्स के लिए अलग है, रेस्टोरेंट के लिए अलग है, हॉस्पिटल के लिए अलग है ना, और LIG एरियाज के लिए अलग होती है, HIGs एरिया के लिए अलग होती है, टोटली फ्लश्ड सिस्टम के लिए अलग डिमांड होती है वाटर की। तो ये जो स्टैटिक वैल्यूज़ हैं ये हमें याद रखनी है और इन पे गौर करना है काफ़ी। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, है ना, ये प्रोसेस जो इसमें होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं, इनमें कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हैं। मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट, है ना, जो भी हमने ट्रीटमेंट यूनिट है, कोगुलेशन टैंक है, रैपिड सैंड फिल्टर है, स्लो सैंड फिल्टर है, उनके लिए जो ट्रीटमेंट यूनिट्स वगैरह हैं। कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीटेड वाटर, ठीक है, जो हमने वाटर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसको किस तरीके से पर्टिकुलर एरियाज में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, उसको लेकर के डेड एंड सिस्टम है, स्पायरल सिस्टम है, ये सब। देन देयर इज रूरल वाटर सप्लाई। देखिए अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में वाटर की डिमांड अलग अलग होती है ना, तो रूरल के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर फोकस किया हुआ है, तो ये प्रोविजंस हमें देखने होंगे। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, है ना, देखिए अब क्या है, वाटर आपने पूरा यूज कर लिया ट्रीटमेंट के बाद, अब हमें क्या करना है, इस वेस्ट वाटर को भी हम ट्रीट करते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, क्वालिटी कलेक्शन, कन्वेंस, किस तरीके से वाटर वगैरह कलेक्ट किया जाएगा पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज से या हाउस होल्ड पर्पसेस से जो हमें वाटर मिला है। डिस्पोजल, डिजाइन ऑफ सीवर, है ना, सीवर डिजाइन के लिए जो मेथड्स वगैरह यूज की जाती हैं, पंपिंग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह को लेकर के कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें वाटर कंटेंट कितना होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रूरल सैनिटेशन, है ना, रूरल सैनिटेशन यहाँ पे इन्होंने फोकस किया हुआ है, और वाटर सप्लाई में भी इन्होंने रूरल वाटर सप्लाई की बात की हुई थी। सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि बीएमसी का एग्जाम है हमारा, और हम एक ऐसे सिटी में वर्क करने वाले हैं जहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को लेकर के अलग अलग लिमिट्स हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितना नॉइज परमिटेड है, रेसिडेंशियल एरिया में कितना नॉइज परमिटेड है ना, तो इनकी स्टैटिक वैल्यूज कितनी डेसिबल परमिटेड है, ये हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में हमारे पास जो मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी तरीके से एयर के पॉल्यूशन को रिड्यूस करें टेक्निकली, है ना, वो चीजें हैं। देन देयर इज मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स। आफ्टर दैट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे इंदौर मेथड है, बेंगलोर मेथड है, ये यूज की जाती हैं। इसके बाद इनके डिस्पोजल को लेकर के कार्बन नाइट्रोजन रेशियो और बहुत सारी चीजें इसमें जो हैं वो इनसे क्वेश्चंस आएंगे। सोर्सेस क्लासिफिकेशन, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं, है ना, तो ये क्या है, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, है ना, और उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उस हिसाब से उनकी रिसाइकलिंग प्रोवाइड की जाती है। कलेक्शन एंड डिस्पोजल, जो आपको बताया था कि इनको किस तरीके से कलेक्ट करें इफेक्टिवली और इनका डिस्पोजल किया जाए। तो ये था हमारा बीएमसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए जेई और सब इंजीनियर का सिलेबस। तो जितना सिलेबस गिवन है उतने की हम स्टडी करें, बेहतर तरीके से करें, अच्छी रेफरेंस बुक्स को हम फॉलो करें जहां पे मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें मिले अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ बीएमसी, है ना। जेई के हिसाब से, सब इंजीनियर के हिसाब से जो एमसीक्यूज हैं उन पे हम फोकस करें तो ये बेहतर रहेगा। 7000 एमसीक्यूज बुक, 6000 एमसीक्यूज बुक यदि हम इसमें प्रेफर करेंगे दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, एंड गोइंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ Maharashtra Engineering Services Examination, it will be also very good step, and SSC JEE previous year questions। इसके अलावा किसी भी चीज को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और यदि आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है तो जैसे गुप्ता एंड गुप्ता लाइक स्टैंडर्ड बुक यू कैन फॉलो, स्टैंडर्ड एमसीक्यू के लिए जो हमारे पास बुक है, इससे ज्यादा आपको और चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो दिस मच इज ऑल्सो अ वेरी बिग चंक, है ना, इसमें से यदि हम 2 से 3 चीज़ों को भी बेहतर तरीके से बार बार रिवाइज करें तो हमारे लिए वो इनफ होगा। अब बीएमसी का जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से सिलेबस में यदि कोई
कुछ चेंजेस आते हैं, एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो आपको इन्फिनिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून विद द Infinity Academy YouTube channel and thank you so much for watching this video.